Hello, Standard 9 students. How are you? I hope you all are fine. So today I am going to teach you social science. In social science, 4 sections are there. You all know: history, civics, geography, and economics. Today, history, chapter number 1, the French Revolution. One short revision it is. One shot, that means all the topics I explained you. Summary, some important questions is also there, so you understand this chapter clearly. I know that some students basically I explained this chapter, but today is revision class. So revision, you know the whole chapter in one video. So one by one topic: French Revolution. First topic is French society during the late 18th century. क्या हुआ था फ्रेंच सोसाइटी का लेट 18th सेंचुरी, मतलब पोजीशन क्या था उस समय? तो देखो स्टूडेंट्स कि उस समय लुइस 16 को राजा बना दिया गया, और लुइस 16 जब राजा बने थे तो उस समय ट्रेजरी एकदम खाली था, कुछ था नहीं। तो उन्हें पैसा किस हिसाब से लेना था, तो उनका एक ट्रिक था कि क्या करना है। जो थर्ड स्टेट के 3 स्टेट थे स्टूडेंट, फर्स्ट की स्टेट जो क्लर्जी थे, जो जज थे, फादर हो गए। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, जैसे जमींदार हो गए, राजा हो गए। थर्ड मतलब सेकेंड स्टेट। थर्ड ई स्टेट पीजेंट्स हो गए, मिडिल मैन हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन थे जो गरीब, जिनके पास होता है लेकिन चला रहे हैं। और ये जनसंख्या में ज़्यादा है, 90%, और ये कम हो गए तो 3% या 4% मान लीजिए 10% नहीं है, और बाकी 90% थर्ड स्टेट। तो लुइस 16 के पास बहुत अच्छा दिखता है कि हम पैसा तो हमारे राजकोष तो खाली है, तो किस हिसाब से तो हम कर वसूल करेंगे, टैक्सेस वसूल करेंगे। तो ये पॉइंट्स में बताया जा रहा है कि फ्रेंच सोसाइटी क्या रूप था फ्रेंच सोसाइटी का, किस हिसाब से लुइस 16 अपने मोनार्की सिस्टम को फॉलो करवा रहे थे, ठीक है। सेकंड आते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव, और इसी वजह से स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ा फ्रेंच पीपल को। तो लोग डरते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, राजा है मोनार्की सिस्टम को फॉलो करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको कुछ चल नहीं रहा, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, एक तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से स्ट्रगल होने लगा। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। लेकिन कब तक? किसी को भी अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो कभी ना कभी उसके ऊपर उसका होगा कि नहीं अब हमें बोलना पड़ेगा, अगर अब नहीं बोलेंगे तो फिर मेरा जिंदगी ऐसे ही नरक की तरह रहेगा। तो ये आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हुआ। सभी को मालूम है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को, याद रखिए डेट, 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन was there. ओके, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हुआ कि बहुत ये किया गया। लुइस 16 ने एक मीटिंग बैठाया, और जिसमें कि 1 वोट ईच स्टेट, सारे ये स्टेट एक ही वोट देंगे। जनसंख्या में ये ज़्यादा है लेकिन इनको भी एक ही वोट देना पड़ा, और उन्हें पता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को वोट देगा तो फिर से वो जितना जो भी टैक्स है, जो भी न्यू इम्प्लीमेंट, जो भी न्यू पॉलिसी है वो तो यही लाएगा और इन्हीं के फेवर में लाएगा, तो हम तो वही के वही रह जाएंगे। इस हिसाब से इनके बगावत कर दिए, ये बोलने लगे नहीं हम अब नहीं तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। वो चाहते थे कि हमें अब फ्रीडम चाहिए, हमें अपने राइट चाहिए, हमें मतलब तो ना राइट टू फ्रीडम चाहिए, राइट टू स्पीच चाहिए, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, हम कोई दबाव में नहीं रहना चाहते, हम तो शुरू से दबाव में रह रहे हैं, ठीक है। तब जाके फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनना पड़ा। इसमें एक पर्सन का नाम हम लोग लेंगे, ठीक है, उस पर्सन का नाम है नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन हम लोग एक पॉइंट्स में बता, ये पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स है, बट ये वन शॉर्ट रिवीजन स्टूडेंट, ताकि एक समरी तैयार कर दो, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उस हिसाब से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगा, राजा हटेंगे नहीं, लेकिन नेपोलियन ने यही कहना था कि राजा रहेंगे,
नेपोलियन लीडर था, तो मैं लीडर रहूँगा, और हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर रखूँगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया, जागीरदारी को हटा दिया गया, ठीक है, मोनोपोली जो था उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वो भी हटा दिया गया। आगे देखिए, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड रिकॉन्सिल, और ये मोनार्की को फ्रांस ने हटा दिया और रिपब्लिक बने, जिसके वजह से फ्रांस राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू स्पीच, मतलब कुछ बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खराब बोलेंगे, लेकिन अपने हक के लिए बोलेंगे, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक है वो दिखाते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ टॉपिक्स है, एक एक करके हम इसे पहले मिटा देते हैं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो ध्यान से देखना समझना, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग द रीन ऑफ टेरर, द रीन ऑफ टेरर, ये लिख देते हैं और पॉइंट्स में डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, the abolition of slavery, last point on the list, the revolution and everyday life। तो इसको समझते हैं, द रीन ऑफ टेरर, अगर जब भी टॉपिक आता है तो एक इंसान का नाम आता है रॉबर्ट रॉबर्ट, इट इज रॉबस्पियर, ठीक है, लगता है जैसे रॉबर्ट टाइप का, रॉबस्पियर, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, इसका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें कब से कब तक हुआ था, तो देखो द रीन ऑफ टेरर में 1793 टू 17 बस एक ही साल रहा, 94 तक रहा। इसमें रॉबर्ट्सबेरी का एक रूल था कि सब कुछ फॉलो करें, डिसिप्लिन बहुत खतरनाक था। ये मतलब चाहता है कि मेरे को ही सब कोई वजूद, मतलब बोलते हैं मेरे को वैल्यू दे, हम जैसे चाहे वैसे चले, हाँ ठीक है तुम्हारा जो था टर्म्स एंड कंडीशन हम पूरा दें, लेकिन हम ही रहेंगे, रूलर हम ही रहेंगे। इसकी वजह से इसमें जिसमें सब पता था उसके लिए वो सजा देता था, और सजा भी कैसा, एक गिलोटिन करके डिवाइस था जिसे बनाया गया डॉक्टर गिलोटिन, और वो डिवाइस था जिससे सर को कलम कर दिया, मतलब सर काट दिया जाता था, ठीक है, ठीक है, इस तरह का डिवाइस होता था, यहाँ भी लेट, यहाँ भी लेट, और बीच में हेड रहता था, तो यहाँ पे वो उस हिसाब से सजा दी जाती थी, इसी को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, ठीक है। फाइनली कन्वर्टेड बाय द कोर्ट इन, मतलब कहने मतलब इस रीन ऑफ टेरर में रॉबस्पियर उसने भी वो दूसरों के लिए बनाया था, अंत में उसने भी गलती की तो उसे भी खुद उस रीन ऑफ टेरर यानी उस गिलोटिन में से भी सजा मिली। तो कहते ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उसी में जाओगे, तो रॉबस्पियर के साथ भी वही हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे डायरेक्टिव रूल्स फ्रांस, तो यहाँ पे देखेंगे द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। तो जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट जो फॉल हुआ तो जो वेल्थियर मिडिल क्लास है वो सीज पावर कर ली, मतलब पावर में वो आ गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज लोग रह गए। बट द डायरेक्टरी ऑफन क्लासेस विद काउंसिल हु डिसमिस देम, और इसमें क्लासेस होने लगे, कौन बनेगा, यानी नेपोलियन का, इससे पहले मैंने बताया कि नेपोलियन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में नेपोलियन का एंट्री हुआ था, वो अभी एंट्री नहीं हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के लोग चाहते थे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे नेपोलियन का एंट्री। तो फिर यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो इस हिसाब से एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो
गुलाम थे, स्लेवरी मतलब गुलाम, जो लोग गुलाम थे उन्हें हटाया, मतलब उन्हें उसको उससे आज़ाद करा दिया गया कि अब आप गुलाम हैं, काम करो, देखो काम करोगे तो बेनिफिट ये है कि तुम कमा रहे हो, तुम अगले को भी बेनिफिट दो तो अगला तुम्हें पैसा देगा। लेकिन एक गुलाम बना के रखना, काम भी कर रहे, पैसा भी नहीं दे रहे, अपने मनमर्जी में कर रहे, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये सिस्टम को हटाया गया, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी वाज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म डन बाय द जर्मनीज इन द फ्रेंच कॉलोनीज, और ये होता था, ठीक है। इन द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में वो ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्लेव लेबर मेड द ग्रोइंग डिमांड, अब इसी तरह जो स्लेव लेबर थे वो उनका अपना डिमांड कि हमें अब अपने हिसाब से लाइफ को जीना है, तो चलाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, नोट्स की देख लेंगे, ठीक है। नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी आफ्टर 10 years, तब नेपोलियन का मतलब नेपोलियन आए लेकिन फिर उसके बाद नेपोलियन, अब ये सब कुछ में नेपोलियन का हाथ है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक नेपोलियन का दिया हुआ है कि नेपोलियन आया फ्रांस को, किस हिसाब से फ्रांस में कंफ्यूजन था कि कौन रूल करेगा, किस हिसाब से चलेगा फ्रांस को, तो नेपोलियन ने सब कुछ सेट कर दिया। नेपोलियन आने के बाद कोड ऑफ नेपोलियन कोड ऑफ, ये याद रखना, नेपोलियन कोड ऑफ 1804, इसमें प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ को एबॉलिश किया गया, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया, टैक्सेस जो है उस पर कर ना लगे, थोड़ा सा उस हिसाब बेस से रहे, तो नेपोलियन ने सबके पीसेंट्स के लिए बहुत फायदा, पीसेंट्स के लिए बहुत फायदा, हर स्टेट के लोग वो बहुत खुश थे नेपोलियन से। आगे लास्ट टॉपिक हम देखेंगे द फ्रेंच द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो रेवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ में फ्रांस ड्यूरिंग द 1789 सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत सारे बदलाव को देखा। और तुम्हें लोग को पता भी होना चाहिए कि सबसे पहले रेवोल्यूशन फ्रांस में ही हुआ, फ्रांस के बाद रशिया के बाद सब होने लगा, उसके बाद सब लोग अपने फ्रीडम के लिए अपना रिवॉल्ट करने लगे। द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप केम इनटू द इफेक्ट इन द समर ऑफ 1789 आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्तिल। 1789 को ये सब कुछ लगभग सब कुछ तय हो चुका था, ठीक है। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल, मतलब खुशी की जाहिर कर सकते हो कि इस समय फ्रांस के लोगों ने देखा कि रेवोल्यूशन के हिसाब से रेवोल्यूशन किए तो हम अपने आप को, अपने कंट्री के लिए, अपने जो हक के लिए हम लोग किस हिसाब से आगे बढ़े और वो पाए और फ्रीडम पाए तो टोटली वो सब खुश थे कि चलो ये स्लेवरी से, ये मोनार्की सिस्टम से हम लोग फ्री हो चुके, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंस, हाँ एक कंक्लूजन देखना, नेपोलियन बोनापार्टे, पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्टे, फाउंड हिमसेल्फ एज ए एम्परर ऑफ फ्रांस 1804, और 1804 में 1789 का तो बात खत्म हो गया, अब 1804 को नेपोलियन बोनापार्टे खुद को ही मतलब राजा मतलब बना लिए ताकि वो फ्रांस को अच्छे से चलाए। लेकिन ज़्यादा नहीं, 10-11 साल के बाद जितने कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे के कॉन्स्पिरेसी किया और एक ट्रीटी बना जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वेना, ट्रीटी ऑफ वेना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल वेना जो कस्टल कैपिटल है और ड्यूक मेटेंडी के द्वारा किया गया। और फिर एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है, खुद ऑस्ट्रिया सब मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। तो ये कंक्लूजन तो पूरी तरह से फ्रांस तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, बैटल ऑफ वाटरलू भी समझना है क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू स्टूडेंट कहीं से भी आए, बुक के कहीं से भी पार्ट आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता, तो उसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कि ये वन शॉट रिवीजन फटाफट हम करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं तुम्हें कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जैसे कि टॉपिक ही है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन लिखे सर ये वो क्वेश्चन आएगा, नहीं, टॉपिक है इससे
रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिवर्सल राइट्स के लिए भी क्वेश्चन है विमेन का, कि विमेन को अपने हक के लिए यूनिवर्सल राइट्स, इसमें होता है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजिंग। तो यूनिवर्सल राइट जो औरतें थी उन्हें उनके अधिकार के लिए क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या वो डिमांड कर रहे थे कि उनको वो चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन है इससे। और राइज ऑफ नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन, मोटा मोटी सारा क्वेश्चंस है। और जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी सब हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं क्लियर, एक डेमोक्रेटिक राइट्स, रीन ऑफ टेरर से भी क्वेश्चन रहेंगे, रीन ऑफ टेरर से भी क्वेश्चन रहेंगे। ये सब है डेमोक्रेटिक राइट्स, वो चाहते थे फ्रेंच पीपल चाहते बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट में जाना है और वो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को, समरी देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वन शॉर्ट रिवीजन है, इंपॉर्टेंस टॉपिक में बता दिया। एमसीक्यू तो बुक के जो भी टॉपिक है उसमें से रहता है, और ये कुछ क्वेश्चन ये टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन है वो देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हिस्ट्री का देखेंगे, दूसरा चैप्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।